ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 29 नवंबर है और आज से ठीक एक महीने पहले 31 अक्टूबर को लकी भास्करी तेलुगु फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी। उस समय मैंने बुक माई शो पर देखा था तो वहाँ पर लैंग्वेज के सेक्शन में तेलुगु के साथ में हिंदी भी लिखा हुआ था। तो मुझे लगा था शायद हिंदी में भी ये थिएटर में रिलीज़ होगी, पर नहीं हुई थी हिंदी में रिलीज़। अब एक महीने में तुरंत ओटीटी पर आने वाली थी, इस कारण से नहीं किया गया था रिलीज़, या फिर उस समय कुछ बड़ी फिल्में भी रिलीज़ हो रही थी बॉलीवुड की, तो उनके दबाव के कारण नहीं हुई थी। पता नहीं क्या कारण था, जो भी हो, पर अभी ऑनलाइन इसी सप्ताह ओटीटी पर यह फिल्म रिलीज़ हुई है। 2.5 घंटे की ये फिल्म है। दलकर सलमान, मीनाक्षी चौधरी आदि आदि इसमें मुख्य भूमिका में है। 1992 में जो स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, जिस पर आप सभी ने लगभग स्कैम 1992 ये वेब सीरीज़ देखी होगी, उसी स्कैम को आधार बना करके इसकी कहानी लिखी गई है। हर्षद मेहता के ऊपर ये कहानी आधारित नहीं है, परंतु स्कैम 1992 वेब सीरीज़ में आपने वो बैंक्स के द्वारा कैसे झूठे बीआर इशू किए जा रहे थे, फेक बीआर इशू किए जा रहे थे अलग अलग छोटी छोटी बैंकों को साथ में लेकर के, और कैसे भ्रष्टाचार किया गया था, तो उसी को उन्होंने आधार बनाया है। यहाँ पर एक मगधा बैंक दिखाई है, उस बैंक का एक एम्प्लॉय है, वहाँ से ये फेक बीआर्स इशू किए जा रहे हैं। और फिर ये जो बैंक एम्प्लॉय है भास्कर, वो इस स्कैम का कैसे फ़ायदा उठाता है या फिर उसका ही फ़ायदा उठा लिया जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर यही फिल्म की कहानी का बेस है, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। अब देखिए, किसी भी एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली कहानी की शुरुआत होती है ना, उसी प्रकार से इसकी भी शुरुआत होती है। परंतु मुझे अंदर से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भाई तेलुगु फिल्म है तो आगे जा कर के जैसे कि वामपंथी फिल्मों की कहानी आगे बढ़ती है, उस प्रकार से इसकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा पहले से ही अंदर से मुझे लग रहा था, और आगे जा कर के बिल्कुल वैसा ही होता है। अब क्या बदला हुआ वैसे, और शुरुआत कैसी थी? तो देखिए, शुरुआत किसी भी एक वामपंथी विचारधारा वाली फिल्म की किस प्रकार से होती है कि भाई एक बहुत आदर्शवादी, निष्ठावान, सत्यवादी इस प्रकार का पात्र है, अपना प्रामाणिकता से वो काम कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर रहा, परंतु फिर भी जीवन में गरीबी है, प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, और उसके ऊपर के जो अधिकारी है या इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मज़े से अपना जीवन जी रहे हैं। और एक दिन उस मुख्य पात्र से, जो कहानी के सेंटर में पात्र है, उसके जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और ये सब भ्रष्टाचार वगैरह देख करके फिर वो भी कुछ गलत मार्ग चुन लेता है। अब ये जो थीम है, इसमें इसको कोई वामपंथी थीम में नहीं कह रहा, इस प्रकार की कहानी तो कोई भी लिख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आगे इस कहानी को आप कैसे डेवलप करते हैं। जैसे कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो अब मैं सिस्टम को उखाड़ फेंकूंगा, सिस्टम के विरुद्ध एक विद्रोह करूंगा, देश के विरुद्ध विद्रोह करूंगा, प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करूंगा, देश की सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करूंगा। तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो मैं पूरे देश के विरुद्ध ही एक प्रकार से युद्ध छेड़ूंगा। और यही थीम आपने मनी हाइस्ट में भी देखी होगी। जवान मनी हाइस्ट के एक चीप वर्जन, हम एक थर्ड क्लास वर्जन हम देख कह सकते हैं, उसमें भी यही थीम थी। या शाहिद कपूर की जो फर्जी वेब सीरीज़ आई थी राजन डीके वाली, उसमें भी यही थर्ड क्लास मेंटेलिटी हमने देखी थी। इवन फर्जी के तो पहले एपिसोड में शाहिद कपूर का पात्र ये भी कहता है, सीधे सीधे कहता है कि भाई ये जो आदर्शवादी होना, सत्यवादी होना, ईमानदारी से काम करना, ये सब अमीरों के द्वारा गरीबों को दबा करके रखने के लिए फैलाई गई धकोसला बातें हैं। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, परंतु यही बात शाहिद कपूर का पात्र पहले एपिसोड में कहता है फर्जी के। और कम्युनिस्टों की बेसिक थीम ही यही है, उनकी विचारधारा ही यही होती है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, गरीब, किसान और मजदूर है, उन्हें ये जो राष्ट्रवादी होते हैं, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है, या जो सुरक्षा बल होते हैं, या वर्किंग क्लास होता है, या पूंजीपति कैपिटलिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, दबा करके उन्हें रखते हैं आदर्श और मूल्यों की बात करके। तो जब तक आप उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं करते, अनार्की, अराजकता, विद्रोह, देश और सिस्टम के विरुद्ध, तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते। ये कम्युनिस्टों की बेसिक थीम है। और यही बात आपने मनी हाइस्ट में देखी होगी, अपने ही देश की संपत्ति को लूटना, फर्जी में झूठे नोट छापना वगैरह वगैरह, ये हमने देखा हुआ है। जवान में भी वही थर्ड क्लास मेंटेलिटी हमने देखी थी। इवन द व्हाइट टाइगर जो फिल्म नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज़ हुई थी ना, बहुत ही निम्न स्तर की घटिया वो वामपंथी विचारधारा की फिल्म है, प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव की। उसमें भी यही सब डायलॉग्स स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये आदर्श मूल्य या ईमानदारी से, निष्ठा से, सत्यवादी होकर के काम करना, ये सब सोने का पिंजड़ा है।
समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग को दबा करके बांध करके रखने के लिए। तो जब तक आप इस पिंजड़े को नहीं तोड़ देते, यानी अपने मालिक की हत्या नहीं कर देते, विद्रोह नहीं करते जब तक आप, तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते, इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकते। ये भाई टाइगर की बेसिक स्टोरी थी, कहानी थी। अब यहाँ पर जब शुरुआत इस प्रकार से भास्कर के पात्र को दिखाने से होती है ना कि भाई भास्कर गरीब है, मगधा बैंक का एक एम्प्लॉय है, बहुत निष्ठा से सत्यवादी है, अपना काम वो कर रहा है, उसके ऊपर के जो अधिकारी है बैंक मैनेजर वगैरह वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। भास्कर को प्रमोट करना था, उसकी जगह पर जो बैंक मैनेजर है वो उसके निकटवर्ती व्यक्ति को प्रमोट कर देता है। भास्कर को एक आशा थी कि भाई अब प्रमोशन हो जाएगा तो मेरे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। कई लोगों से उसने छोटी छोटी उधारी लेकर के रखी है, सब लोग उसको ताने मारते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, पत्नी को कुछ नई वस्तु वगैरह भी नहीं ला करके दे पा रहा, बेटे के लिए कोई छोटा सा खिलौना तक नया वो नहीं ला करके दे पा रहा। जब ससुराल जाना पड़ता है भास्कर को पत्नी के घर, तो वहाँ पर भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। पत्नी के भाई के बेटे के लिए कोई वस्तु गिफ्ट लेकर के जानी तो वो भी उनके पास नहीं होता, बेटे का खिलौना उन्हें गिफ्ट में लेकर के जाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा तंगी है। हालांकि पत्नी का पात्र बहुत आदर्शवादी उन्होंने दिखाया है, बहुत अच्छा पात्र दिखाया है। वो अपने पति के सम्मान में अपना सम्मान समझती है, अपने घर का पति का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। बेटे के साथ में अपने मायके में अगर कोई खराब व्यवहार करता है, अपने भाई की पत्नी ही बेटे को एक एक्स्ट्रा केक का पीस देने में भी नाक मुंह सिकोड़ लेती है, तंज कसती है, तो वो उस बात सहन नहीं करती, पति का अपमान वो सहन नहीं करती। तुरंत अपने पति और बेटे को वहाँ झगड़ा करके माँ के साथ में, भाई के साथ में वो वहाँ से निकल जाती है। इस प्रकार की आदर्शवादी पत्नी भास्कर की दिखाई है। इसी कारण से शुरुआत में मैंने जब देखा ना कि भास्कर के पात्र को, शुरुआत तो बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जैसे कि एक वामपंथी कहानी होती है, पर पत्नी के पात्रों को जब मैंने आदर्शवादी देखा ना, तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि नहीं भाई, इसकी कहानी आगे जाकर के कुछ और थोड़ा सा टर्न लेगी। और वैसे भी तेलुगु फिल्म है तो वो जो टॉक्सिक वामपंथी जोन में ज़्यादा फिल्में नहीं जाती, कुछ एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दें तो। पत्नी का पात्र मुझे शुरुआत में ही बहुत पसंद आया। वो हमें इमोशनल भी करता है, भावुक भी करता है कि कितना अच्छा पत्नी का पात्र है, पति भी कितना निष्ठा से, ईमानदार, सत्यनिष्ठ है, बिल्कुल उस प्रकार से वो काम अपना कर रहा है। परंतु फिर उसके जीवन में आगे प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते हैं, फिर अंततः उसे भी गलत मार्ग को चुनना पड़ता है, स्कैम करना पड़ता है। हालांकि वो कोई विद्रोह नहीं कर रहा देश और सिस्टम के विरुद्ध वगैरह, अपना थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा पैसे करके किसी का नुकसान वगैरह नहीं कर रहा वो, तो कुछ पैसे मिल जाए, इस प्रकार से वो इसकी शुरुआत करता है। धीरे धीरे उसको सफलता मिलती जाती है, पैसा आने लगता है और पैसा आने लगता है। फिर 1992 का स्कैम वगैरह, फेक BRs इशू करना, उसमें वो बहुत पैसा कमा लेता है, शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्ट करके फिर तो करोड़ों में वो खेलने लग जाता है, इतना पैसा उसके पास में आता है। परंतु यहाँ पर उस पात्र को फिर आगे डेवलप कैसे किया है आप देखिए। जैसे जैसे उसके पास में पैसा आता है ना, तो पैसों की जो गर्मी है वो सर पर चढ़कर बोलने लगती है। अपने आदर्शों पर, मूल्यों पर अडिग रहकर परिश्रम से कमाया हुआ जो पैसा है ना, वो उस पैसे की गर्मी सर पर नहीं चढ़ती, वहाँ पर विनम्रता मनुष्य की बनी रहती है। पर गलत मार्ग से जब मनुष्य पैसा कमाता है ना, तब मनुष्य अपने आदर्श, अपने मूल्यों से हट जाता है, टूट जाता है, दूसरों का सम्मान करना वो भूल जाता है। और भास्कर के साथ में फिर धीरे धीरे वही होने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है, दूसरे के साथ बिल्कुल तुच्छता के साथ में वो व्यवहार करने लगता है। और उसकी पत्नी ये सब बातें देखती है, अपने पत्नी को डांटती है, टोकती है, उसको संभालने का वो प्रयास करती है। हालांकि यहाँ पर वो जो कथित स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट कैरेक्टर जैसा होता है ना फेमिनिस्ट फिल्मों का, ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है भाई। नहीं तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं वोक फिल्मों के, वो तो इतने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होते हैं कि पति के जीवन में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको लात मारकर, उसको थप्पड़ मारकर या उसके छुरा घोंप कर भाग जाते हैं और फिर अलग होकर डिवोर्स लेकर के पति के एलिमनी पर आराम से जीवन जीते हैं। वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होते हैं ना भाई वो। पर यहाँ पर ये बेचारी गरीब गृहिणी है, उसमें उसको क्या पता स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना। वो तो पति के जीवन में प्रॉब्लम है तो वो भी पति के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ रही है। एक अर्धांगिनी हम किसे कहते हैं? दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों जो परिवार में जो प्रॉब्लम है वो दोनों के हैं। ये तो दकियानुसी सोच है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नहीं दिखाई है यहाँ पर पत्नी के पात्र को। वो पति के साथ में बनी रहती है, उसको डांटती है, टोकती है, सही रास्ते पर लाने का वो प्रयास करती है और फिर वो संभलता भी है भास्कर का पात्र।
फिर सबकी दूसरों की मदद भी करने लगता है वगैरह, इस प्रकार से दिखाया है। फिर एंडिंग में जाकर के जो भी ये सब स्कैम वगैरह जब खुलता है ना, पूरा बात सामने आता है, तो फिर वो अपने आप वो और ज़्यादा कुछ नीचे दलदल में धंसता जाए, उसकी अपेक्षा वो चेक साइन करके बैंक को दे देता है कि ये लो भाई, ये मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े, ये ले लो और आप अपना अपना सेटल कर लो, जो करना है, मुझसे पीछा छोड़ दो। इस प्रकार से वो पात्र कर रहा है। वहाँ पर बैंक का जो अधिकारी है ना, वो एक बढ़िया बात कहता है कि भाई अब देखो, इसने हमें पैसे दे दिए, जो कुछ भी उसके अकाउंट में पड़े हुए थे 100 करोड़, चेक वगैरह साइन करके दे दिए। अब ये घर जाकर के निश्चिंतता से सोएगा, अपने परिवार के साथ में हंसते खेलते हुए जीवन जिएगा। हमें चैन की नींद अभी भी नहीं आएगी। ये तो बेचारा सब इसने पीछे छोड़ दिया, पैसे गए तो गए, पर मन की शांति तो कम से कम उसको मिली। यहाँ तक भी मुझे मतलब मैं उस समय बहुत इमोशनल हो गया था भास्कर के पात्र को देख करके कि यार कितना अच्छा पात्र। बिल्कुल बात सही है, बिना मतलब का झंझट वगैरह, मन की शांति खराब करना, उससे अच्छा लो यार, लो पैसे मैंने भी गलत तरीके से ही कमाए थे, लो पीछा छोड़ो और जो करना है करो। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है आखिर के 5 मिनट में कि भास्कर ने तो अपने पिताजी के साथ में पहले से ही प्लानिंग की थी। जो ठग थे, स्कैम करने वाले थे उनसे, अपने अकाउंट से उसने पहले से ही वो 100 करोड़ निकाल लिए थे और वो अमेरिका में चला गया था उन पैसों को लेकर के। उस सीन को देख करके मुझे सच में लिटरली हंसी आई। मतलब एक जगह तो मैं बिल्कुल इमोशनल था और उसके बाद एकदम से मेरी हंसी निकल आई भास्कर ने जो कुछ भी वहाँ पर किया। पर चलिए, भास्कर ने जो ठग थे, जो करप्ट थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके साथ स्कैम करके पैसे लिए और वो अपना चला गया। उसने कहीं पर भी कोई विद्रोह किया या सिस्टम को उखाड़ फेंकना है, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है वगैरह, इन सब ये फिल्म की थीम नहीं थी। ठीक है, एक स्कैम करने वालों के साथ उसने स्कैम किया और वो चला गया है। कम से कम उस टॉक्सिक जोन में फिल्म नहीं जाती है, परंतु साथ में ये फिल्म दिखाती है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कैसे सर में गर्मी चढ़ा देता है। मतलब अहंकार एक आ जाता है ना, तो वो कैसे उस समय हम कैसे और ज़्यादा दलदल में धंसते जाते हैं, गलत निर्णय लेते जाते हैं, कैसे गलत मार्ग पर हम आगे जाते हैं। परिवार के लिए हम कर रहे हैं ऐसा हम सोचते हैं, परंतु उसी परिवार से कैसे हम दूर होते जाते हैं, ये बातें भी दिखाई है। भास्कर को उसकी गलती भी फिल्म में समझाई गई है। तो ओवरऑल मतलब बढ़िया बैलेंस किया है उन्होंने फिल्म में। भास्कर की गलती जहाँ है उसको वो गलती समझाई भी है। एंडिंग वाला वो ट्विस्ट वो नहीं भी डालते ना, तो भास्कर का पात्र बिल्कुल, उसका जो कितना आदर्शवादी पात्र है, वो तो बिल्कुल मतलब एक इमोशनल होते हुए फिल्म समाप्त होती। पर चलिए, एंडिंग का उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया, वो भी ठीक ही था, अच्छा ही था। बाकी उनके भास्कर के पिताजी का जो पात्र है ना, सर्वदमन बैनर्जी, वो पात्र भी मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने पूरी फिल्म में उनको चुप दिखाया है, शांत दिखाया है, पर उन्हें जब पता चलता है कि उनका बेटा कुछ गलत कर रहा है, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, इन सब बातों में वो फंस रहा है, कर रहा है ये बातें, तब वो पहली बार घर में बोलते हैं बेटे को गलत मार्ग पर जाते हुए देखकर। पर फिर इससे अब बाहर कैसे निकलना है, निकलने के कोई रास्ते नहीं है, दोनों तरफ से वो धंसने ही वाला है, गिरने ही वाला है। वो पैसे दे भी देता तो भी बाद में उसको ही ये लोग फंसा देते। भले ही उसने 100 करोड़ दे भी दिए ना, पर कल को अगर उनके ऊपर बातें आती तो वो सारे के सारे मिलकर इस पर वो बातें डाल देते, तो उसको तो निकलने का कोई चांस ही नहीं था। तो इस कारण से फिर शायद उसके पिताजी ने ये उसको बताया होगा कि इन लोगों पर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, तुम 100 करोड़ दे भी दोगे उन्हें, तो भी कल को ये तुम्हें ही फंसा देंगे सब कुछ स्कैम वगैरह में। इससे अच्छा है कि इन स्कैम करने वालों के साथ ही स्कैम कर लो और निकल चलो यहाँ से। तो ये उसके पीछे का रीज़न हो सकता है। कुछ कुछ जगहों पर कुछ बातें ज़रा ज़्यादा ही ओवर द टॉप उन्होंने दिखाई है, उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता था। जैसे कि वो जो 3 लग्जरी कार्स आती है ना, उनको गोवा के शोरूम तक उन्हें पहुंचाना है मुंबई से, वहाँ पर बीच में वो पॉलिटिशियन वगैरह का जो सीन उन्होंने डाला है चेक पोस्ट पर, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मतलब ठीक है, कॉमेडी डालनी थी, पर थोड़ा प्रॉपर वे में वो बातें दिखानी चाहिए थी। बाकी तो फिल्म अच्छी थी, जिस प्रकार से 90 के दशक को उन्होंने रिक्रिएट किया है, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया था। सारी की सारी बातें फिल्म की बढ़िया थी। मैं लकी भास्कर को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की
कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो परिवार के साथ में बिल्कुल फिल्म को देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।